एक बार हमारी फर्म के सीए की और क्लाइंट की बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। सीए ने फाइल फेंक के मारी कि ले जाओ इसको, ये भी कोई अकाउंट्स है, जगह जगह गलती, जगह जगह गलती, जगह जगह गलती, हर जगह तो गलती कर रखी है, क्या चेक करूं मैं इसका, ले जाओ इसको। क्लाइंट आ गया, कह रहे सर आप तो आ जाते हो हर बार ऑडिटर बन के ऑडिट करने, चेकिंग करने, हम किससे कराएं, आप तो सीईओ, आप ऑडिट करने जाते हो, हम किससे कराएं, हमारे ऑफिस का लड़का ऐसी बनानी आती है, उसको ऐसी चेक करनी पड़ेगी। सीए कह रहा अच्छा ये कोई मतलब हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, सही होनी चाहिए वो, मैं गलतियां निकालने के लिए नहीं बैठा यहाँ पे। कर तो सर आप बना दो, कह रहे तो ठीक है मैं बना दूंगा। कह रहे सर आप बना दोगे, आप कैसे बना दोगे, आप तो सीईओ, आपका काम तो ऑडिट करना है। कह रहा बेटा सीए में ए आता है, ए का मतलब है अकाउंटेंट, तो अकाउंट्स भी बना सकता हूं मैं। क्लाइंट कह रहा अच्छा सर, ए से अकाउंटेंट और सी से, कह रहा सी तो तू है ही, मतलब सर चुलबुला भाई चुलबुला। तो क्लाइंट ने उस दिन से सर को कहा कि सर आप अकाउंट्स आप बनवा दिया कीजिए, हमसे तो नहीं बन पा रहे। सो हे व्हाट इज अप एवरीबॉडी, सी चिराग गर्ग दिस साइड, और आज हम बात करने वाले हैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स के बारे में, जिसमें सीए का काम होता है अकाउंट्स को बनाना, कंपाइल करना। ठीक है जी, देखो अकाउंट्स बनाना तुम्हें क्या लगता है, 11वीं 12वीं से बनाते आ रहे हो तुम अकाउंट्स, लेकिन वो अकाउंट्स अलग होते थे, और अब जो कंपाइलेशन होती है वो एक अलग प्रोसेस होती है। 3 प्रोसेसेस होती हैं, एक होती है बुक कीपिंग, ये आप सारे रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करके रखते हो, फाइलों में लगा लगा के रखते हो, फिर आप उससे करते हो अकाउंटिंग, एंड जब पीएनएल बैलेंस शीट बन जाता है फिर आती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसमें इंड एस के हिसाब से दुनिया भर के डिस्क्लोजर्स नोट्स अकाउंट्स कंपाइल करने होते हैं आपको, तो उसको हम बोलते हैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट। तो अब हम करने वाले हैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट, सीए करने वाला है कंपाइलेशन एंगेजमेंट, अकाउंट्स बनाने में मदद करने वाला है, कर सकता है हाँ जी, तुम्हारे नाम के सीए में ए आता है विच स्टैंड्स फॉर अकाउंटेंट, और चुल बोले तो तुम हो ही। तो अकाउंटेंट साहब अकाउंट्स बनाने वाले हैं। अब मुझे ये बताओ कि अगर एक सीए अकाउंट्स बनाएगा तो क्या हम उसको ऑडिटर बोलेंगे कि प्रैक्टिशनर बोलेंगे? एक सीए अकाउंट्स बनाएगा तो हम उसको ऑडिटर बोलेंगे कि प्रैक्टिशनर बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे प्रैक्टिशनर, ऑडिटर नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सीए तो सिर्फ एक ही काम कर सकता है, या तो अकाउंट्स बनाएगा या फिर उसको ऑडिट करेगा, दोनों काम तो इकट्ठे कर नहीं सकता। ठीक है जी, तो यहां पर हमने ऑडिटर वर्ड को ड्रॉप करा और हमने उसको कहा प्रैक्टिशनर। ठीक है, क्या क्या जिम्मेदारी इसकी रहेगी? मैनेजमेंट की मदद करना अकाउंट्स बनाने में। पर सर ये तो पूरे अकाउंट्स बनाने वाला था ना। हाँ पूरे ही बनाएंगे, लेकिन एक बात बताओ ना, मैनेजमेंट है, गलतियां करने का उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसने तुमको गलत सलत इंफॉर्मेशन दे दी, कल को तुमने अकाउंट्स बना दिया, अब तुम्हारा काम वेरीफाई करना नहीं है, गलतियां निकालना नहीं है, तुम्हारा काम है अकाउंट्स बनाना। उसने तुमको लाके गलत सलत इंफॉर्मेशन दे दी, क्योंकि तुम्हारा काम चेक करने का था नहीं, तुमने करी नहीं और उससे अकाउंट्स बना दिए। कल को पुलिस ये आए और तुम्हारे हाथ में हथकड़ी डाल के ले गई, क्यों? क्योंकि अकाउंट्स गलत थे, सारे शेयर होल्डर का नुकसान हो गया, और कंपनी वाले कह रहे हैं कि सीए साहब ने अकाउंट्स बनाए थे, देख लो। तो भाई इंफॉर्मेशन तो उसने गलत दी थी। तो इसीलिए हम हमेशा ये बोलते हैं कि हमारा काम है तुम्हारी मदद करना। जिम्मेदारी किसकी है अकाउंट्स बनाने की? मैनेजमेंट की। इंटरनल कंट्रोल लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की। तो हमारा काम क्या है? मदद करना, असिस्ट करना। करते हम ही सब कुछ है, लेकिन लिखते हम क्या है? असिस्ट करना। कि सर जिम्मेदारी उनकी थी, हमने तो सिर्फ थोड़ी मदद करी थी उनकी। ठीक है जी, तो असिस्टिंग द मैनेजमेंट यहां पर सीए की जिम्मेदारी हो जाएगी। वो अपनी एक्सपर्टीज लगाएगा, अकाउंट्स बनाएगा और लास्ट में एक कंपाइलेशन रिपोर्ट देगा। मेरे बच्चे रिपोर्ट तो है, हर एंगेजमेंट में जाएगी, चाहे वो ऑडिट हो, चाहे वो रिव्यू हो, चाहे वो कंपाइलेशन हो, रिलेटेड सर्विस हो, कुछ भी हो, रिपोर्ट हम हर एंगेजमेंट में देते ही देते। ठीक है जी, अब इस कंपाइलेशन रिपोर्ट को हम अकाउंटेंट रिपोर्ट भी बोल देते हैं और प्रैक्टिशनर रिपोर्ट भी बोल देते हैं। ठीक है जी, ये 3 नाम है, इसको याद रख लेना, एमसीक्यू में हो सकता है कि काम आ जाए, बाकी चांसेस कम है, ऐसे फुद्दू सवाल पूछना नहीं चाहिए, ये कोई 6ठी क्लास के एमसीक्यू तो नहीं चल रहे हैं, स्टिल है ना, हमने बता दिया है, आप याद रख लीजिएगा। क्या होती है सर कंपाइलेशन एंगेजमेंट? कह रहा है कंपाइलेशन एंगेजमेंट वो एंगेजमेंट है जहां प्रैक्टिशनर यानी कि सीए अपनी अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की एक्सपर्टीज लगाता है, मैनेजमेंट की मदद करता है इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड लास्ट में एक रिपोर्ट इशू करता है।
ठीक है जी। फिर ये कोई अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, यहाँ हम तसल्ली नहीं दे रहे हैं, यहाँ हम चेकिंग नहीं कर रहे हैं, हम अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से कंपाइलेशन कर रहे हैं। अश्योरेंस एंगेजमेंट ये नहीं है, ठीक है जी। इसमें प्रैक्टिशनर को एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, असर्शंस ये सब चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है जी। और ना ही ज़रूरत है अपनी ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस करने की। ये सिर्फ एक कंपाइलेशन एंगेजमेंट। क्या क्या आएगा, क्या क्या चीज़ें उसको करनी होंगी। देखो यार, क्या क्या उसको करना होगा, क्या क्या चीज़ें कंपाइल करनी होगी, कितनी मैनेजमेंट ने कर रखी है, कितनी और उसको करनी होगी, ये तो हर एंगेजमेंट टू एंगेजमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन हर केस में एक चीज़ कॉमन है कि हम असिस्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट को। कर हम ही सब कुछ रहे हैं, लेकिन लिख हम रहे हैं असिस्ट करना, कि भाई कल को वो ज़्यादा शाणा बना और पुलिस हमारे पास आई तो हम पहले ही बता देंगे कि भैया गलत आदमी से पंगा ले रहे हो, तो असिस्ट कर रहे थे हम तो खाली तुमको, ठीक है जी। फिर जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाने की। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऐसा तो है नहीं कि सर इतने सेल के बिल हुए, इतने परचेज के बिल हुए और उठा के बना दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसी तो बनती है सर। अरे जजमेंट लगती है, अकाउंटिंग पॉलिसी लगती है, कितना डेप्रिसिएशन लगाना है, कौन से मेथड से लगाना है, किस रेट पे लगाना है, प्रोविजन किस रेट पे बनना है, तो सारी जजमेंट्स की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की, सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज के सिलेक्शन की और एप्लीकेशन की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की, अकाउंटिंग एस्टिमेट डेवलप करने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की। ये सारी चीज़ें जिम्मेदारी रहेंगी मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट बनाएगी कि साहब, मैनेजमेंट बताएगी कि साहब इस पर 10% प्रोविजन, उस पर 20% प्रोविजन। मैनेजमेंट बताएगी कि साहब इस पे 10% डेप्रिसिएशन, उस मशीनरी पे 20% डेप्रिसिएशन। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, सब जिम्मेदारी मैनेजमेंट की, पॉलिसी की, जजमेंट की और एस्टिमेट की, ठीक है जी। तीसरा, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है तो किसके हिसाब से बनाओगे? एफआरएफ के हिसाब से बनाओगे। अब एंटिटी, अलग अलग एंटिटीज पे अलग अलग एफआरएफ्स लग सकते हैं। कह रहे डिफरेंट एफआरएफ्स कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एंटिटी के नेचर पे डिपेंड करता है और इंटेंडेड यूज पे डिपेंड करता है। सर मैनेजमेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनवा ही क्यों रही है? किसी भी वजह से यार, लो ने बोला है कि अकाउंट्स बनाने हैं, तो मैंडेटरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स की वजह से बना सकती है, या फिर अपने खुद के इंटरनल यूज की वजह से बना सकती है मैनेजमेंट रिशिप जी, या फिर उनको कोई पर्पस है कि भैया ग्रांट चाहिए, उनने अपील करी, उनने कहा लाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनके पास तैयार ही नहीं है तो इनने हमको बुला लिया कि सर एक बारी बनवा दो। तो पीरियोडिक रिपोर्टिंग टू एक्सटर्नल पार्टीज, ग्रांट वगैरह लेने के लिए भी बना सकते हैं। ट्रांजैक्शनल पर्पसेस, जिनका कोई मर्जर एक्विजिशन होने वाला है तो सामने वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगेगा, तो इनने तुमको बुला लिया कि सर कंपाइल करवा दो ज़रा। फिर है एथिकल रिक्वायरमेंट्स, द गुड बॉय सिंड्रोम। एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या थी? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ी थी हमने, जब मैंने तुम्हें वो कहानी सुनाई थी कि वो लड़की ने सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी और हन्नी तो बेचारा फ़ोन ही करता रह गया। तो क्या हमें यहाँ पर एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा? हाँ जी, वो आपको हमेशा हर जगह फॉलो करना ही पड़ेगा। आप इंस्टीट्यूट के मेंबर बने नहीं और आपको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे तुम नौकरी कर रहे हो चाहे तुम नौकरी नहीं कर रहे हो, ठीक है जी। तो वो तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, उसके साथ तो कंप्लाई करना ही पड़ेगा। कोई भी थ्रेट्स होंगे तो उसको आइडेंटिफाई करिएगा और उसको एड्रेस करिएगा। दूसरी चीज़ आती है साहब इंडिपेंडेंस। क्या यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट रहना जरूरी है? क्या तुम यहाँ पर किसी को तसल्ली दे रहे हो? क्या तुम यहाँ पर किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो? हम तो सिर्फ अकाउंट्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस इज नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में लिखा होगा कि तुम्हें इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, तो हो सकता है, लेकिन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है जी। अब ये बोल रहा है एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखोगे। अगर अच्छा ठीक है, एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले हम क्या बनाते हैं? एंगेजमेंट लेटर। तो ये भी वही बोल रहा है कि भाई एंगेजमेंट लेटर बना लो और आपस में अग्री कर लो। क्या चीज़ें अग्री कर लो? कि भैया जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम बनाने वाले हैं उसका यूज़ क्या होने वाला है, उसको कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो। अगर किसी इंटरनल यूज़ के लिए हैं तो हम पहले ही बोल देंगे कि भैया तुम्हारे हिसाब से बना रहे हैं तो सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक रहनी चाहिए, क्योंकि बाहर वाला अगर ये इन्फॉर्मेशन पढ़ेगा उसको लगेगा सीए ने बनाई है और वो मिस इंटरप्रेट कर सकता है, कुछ और वे में लेके जा सकता है।
ठीक है जी। तो जिसको मैं इंफॉर्मेशन बना के दूंगा सिर्फ उन्हीं पार्टीज के बीच में रहनी चाहिए। पहली बात तो आप ये लिखोगे। किस AFRF के हिसाब से बनानी है वो आप एंगेजमेंट लेटर में लिखोगे। हमारा ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या होगा वो आप लिखोगे। ऐसा नहीं कि भैया वो कह रहा है कि साहब अकाउंट्स बना दो, अब फिर वो अज्यूम करके बैठे कि भैया अकाउंट्स बना रहा है और ऑडिट तो यही करता है, तो CA है तो ऑडिट तो करके ही देगा। तो पहले ही अपना ऑब्जेक्टिव अपना स्कोप लिख के चलोगे। फिर हमारी क्या जिम्मेदारी है वो हम बताएंगे कि भैया हमारी जिम्मेदारी है कंपाइलेशन की, एक्सपर्टीज लगा के सही से कंपाइल करने की, प्लस हमारी जिम्मेदारी है एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करने की। तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी जिम्मेदारी? मैनेजमेंट की। कंट्रोल लगाना किसकी जिम्मेदारी? मैनेजमेंट की। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो डेटा सही हो, ये किसकी जिम्मेदारी? मैनेजमेंट की। कंट्रोल्स क्या करते हैं? डेटा सही करते हैं ना, कि गलतियां ना हो डेटा में, तो डेटा सही हो कि जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट की। देखो क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन FRF के हिसाब से। दूसरा इंटरनल कंट्रोल का DIM डिजाइन इंप्लीमेंट और मेंटेनेंस करना, ये जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट की। इंटरनल कंट्रोल क्यों लगाता है? ताकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सही हो। तो एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्ड्स की जिम्मेदारी भी किसकी? मैनेजमेंट की। और सारी जजमेंट जो मैनेजमेंट लेगी, एक तो बिल्स रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स हो गए, दूसरा मैनेजमेंट कुछ जजमेंट एस्टिमेट लेगी, वो रीजनेबल हो, उसकी जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट की। ठीक है जी। जजमेंट्स नीडेड इन प्रिपरेशन, उसकी जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट की। एंड लास्ट में एंगेजमेंट लेटर में लिखेगा कि हमारी किस तरह का फॉर्मेट और कितना कंटेंट रहने वाला है रिपोर्ट में, कि क्या फॉर्मेट रहेगा, क्या कंटेंट रहेगा। ये देखो, ये रहा आपका फॉर्मेट रिपोर्ट का। फॉर्मेट में क्या बोलता है अभी हम पढ़ेंगे 1 मिनट बाद, उससे पहले हम ये पढ़ लें। फिर ये कह रहा है ये सारी चीज़ों का आप रिकॉर्ड कर लोगे एक एंगेजमेंट लेटर में लिखित में, ताकि कल को कोई भी कंफ्यूजन का सवाल ही ना हो। रिकरिंग कंपाइलेशन एंगेजमेंट में जो आप हर साल कर रहे हो, जब आप रिकरिंग ऑडिट्स करते हो तो क्या आप बार बार एंगेजमेंट लेटर भेजते हो? नहीं भेजते। सिर्फ कभी कभी भेजते हो जब आपको लगता है कि भैया सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं या मैनेजमेंट को याद दिलाने की जरूरत है। तो सेम वही यहाँ पर भी रिकरिंग बार कंपाइलेशन एंगेजमेंट है, तो एंगेजमेंट लेटर सिर्फ तब भेजना दोबारा जब सर्कमस्टांसेस में ऐसा हो कि भैया टर्म्स रिवाइज करने की जरूरत है, या फिर तुम्हें लगे कि भैया मैनेजमेंट को फिर से याद दिलाने की जरूरत है, तब आप अपना एंगेजमेंट लेटर भेजो। एग्जाम्पल क्या थे इसके, मैंने तुम्हें याद कराया था ऐसे 210 में कि एक ओनर होता है तो चेंज इन ओनर हो गया, उसकी एंटिटी है, चेंज इन नेचर ऑफ एंटिटी और बिजनेस हो गया, तब आप नया एंगेजमेंट लेटर भेजोगे। चेंज इन मैनेजमेंट हो गया, चेंज इन अंडरस्टैंडिंग हो गया, चेंज इन लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हो गया, तो इन केसेस में आप नया एंगेजमेंट लेटर भेजोगे, ऑडिट में भी और कंपाइलेशन में। अब साहब हमने एंगेजमेंट लेटर पे कर लिया है साइन, अब हम गए हैं एंगेजमेंट को परफॉर्म करने। सबसे पहले हम क्या करते हैं? अंडरस्टैंडिंग लेते हैं उसके ऑपरेशन की, उसके बिजनेस की, ताकि हमें पता चले कि भैया कहाँ से पैसा आता है, कहाँ पे पैसा जाता है, किसको कितनी सैलरी मिलती है, हर एक चीज़ हम देखेंगे कि कौन सा AFRF एंटिटी पे लगता है, उसी के हिसाब से तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। फिर हम देखेंगे, फिर हम कंपाइल करना चालू करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जो भी डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेनेशन इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ने हमें दी है सबके हिसाब से हम कंपाइल करना चालू करेंगे। मैनेजमेंट से उनकी जजमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि भैया क्या जजमेंट लेना चाहते हो, क्या एस्टिमेट्स लगाना चाहते हो। ठीक है, कंपाइल हो गई हमारी एंगेजमेंट, एक बार हम उसको पढ़ के देख लेंगे कि हमने जो बनाया है, एक बारी पढ़ के देख लें कि सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। जैसे तुम पेपर देने से पहले पढ़ के देखते थे, अब नहीं पढ़ते हो, थे 11वीं 12वीं 10वीं में कि भैया एक बार देख लें सही है कि नहीं। ऐसे ही ऑडिटर प्रैक्टिशनर भी पढ़ के देखेगा कि भैया सब कुछ सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। देखो यहाँ पर हर जगह प्रैक्टिशनर 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 शब्द का इस्तेमाल है, ऑडिटर का नहीं है, ध्यान रखना, गलती हो जाती है। फिर तुम ऐसे करोगे गलती से मिस्टेक हो गई बाबू भैया, फिर भैया कुछ नहीं कर पाएगा फिर जो करेगा ICI करेगा। फिर क्या पढ़ रहे थे हम? भटका देते हो मेरे को मुद्दे से। हम पढ़ रहे थे कि वो अंडरस्टैंडिंग लेगा, कंपाइल करेगा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, जजमेंट्स के बारे में डिस्कस करेगा और एक बार रीड करके देख लेगा सारी कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। अगर कंपाइलेशन के दौरान उसको ऐसा शक होता है, उसको
अवेयरनेस आती है कि भैया जो डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए जा रहे हैं, जो एक्सप्लेनेशन मुझे दी जा रही है, जो जजमेंट्स मुझे बताई जा रही हैं, वो या तो इनकम्प्लीट है या अनसेटिस्फैक्टरी हैं, तो मैनेजमेंट की नज़र में ये बात लेके आएगा और उससे बोलेगा कि भैया और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे दो। अगर 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 मैनेजमेंट नहीं देती है और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, एक्सप्लेनेशन और ऑडिटर एंगेजमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा? विड्रॉ कर लेगा। क्यों सर? क्यों? हम क्यों विड्रॉ करें? वो कुछ भी दे, हम बना देते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और उसको दे देंगे। हमारा काम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाना था, सही गलत तो चेक करना हमारा काम था ही नहीं। लेकिन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है सही होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और सीए इंस्टीट्यूट ये बोलता है कि तुम्हें एज अ सीए कभी भी ऐसा कुछ लगे कि भैया गलत इन्फॉर्मेशन है, तो अपना नाम उसके साथ किसी भी तरीके से जोड़ मत लेना। हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। फिर मैनेजमेंट उसको लगता है कि भैया कुछ गलत है तो विड्रॉ करेगा और उन दोनों को, मैनेजमेंट को, टीसीडब्ल्यूजी को रीजंस बताएगा कि भैया मैं क्यों विड्रॉ कर रहा हूं। अगर उसे पता लगता है कि कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में एएफआरएफ का रेफरेंस नहीं है, अगर उसे पता चलता है कि अमेंडमेंट्स चाहिए, अगर उसे लगता है कि अमेंडमेंट्स नहीं हुई तो मिसलीडिंग हो जाएंगी कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो प्रैक्टिशनर अमेंडमेंट्स बताएगा मैनेजमेंट को। अगर मैनेजमेंट अमेंडमेंट्स कर देती है तो बहुत बढ़िया, नहीं करती है तो फिर वो विड्रॉ कर लेगा और उन दोनों को रीजंस बताएगा। पहले में क्या पता चला था कि भैया इंफॉर्मेशन लेते टाइम हमें पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ी है, अब बनाने के बाद हमें पता लग रहा है कि भैया कुछ तो अमेंडमेंट्स करनी चाहिए, तब ही ये नॉट मिसलीडिंग होगा, तो भी हम विड्रॉ कर सकते हैं और उनको रीजंस बता सकते हैं। अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है, किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने हमें बोला है कि कंपाइलेशन करो, तो विड्रॉल पॉसिबल नहीं है, तो हमें देखना है कि हमें किसको रिपोर्ट करना है, क्या उस स्टैट्यूटरी बॉडी को, क्या उस कोई भी रेगुलेटर को, किसको हमें रिपोर्ट करना है, हमारी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट करना है, किसको रिपोर्ट करना है। एंड लास्ट में हम एक एक्नॉलेजमेंट, एक रिटन रिप्रेजेंटेशन एज पर एस 500 ले लेंगे कि मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी अपनी पूरी जिम्मेदारी लेती है इस फाइनल वर्जन के ऊपर, कि अब से ये उनकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है, मैंने तो अपनी एक्सपर्टीज लगा के कंपाइल कर दिया। अब हम मूव कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ द प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट पे, कि रिपोर्ट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे। वही बेसिक सी कुछ कुछ चीज़ें हैं। पहले तो टाइटल डालेंगे कि हम ये कंपाइलेशन एंगेजमेंट पे रिपोर्ट दे रहे हैं। एड्रेसी, किसको एड्रेस कर रहे हैं, मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी कोई आएगा। स्टेटमेंट कि भैया हमने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कंपाइल किया है, उस बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ने हमें दी थी, उस बेसिस पे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कंपाइल किया है। फिर हम बताएंगे मैनेजमेंट की और टीसीडब्ल्यूजी की क्या क्या जिम्मेदारियाँ थी। हम बताएंगे कि किस एएफआरएफ के हिसाब से हमने कंपाइल किया है, क्या वो कोई स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क था या फिर वो एक जनरल पर्पस फ्रेमवर्क था। हम बताएंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें कंपाइल करी हैं, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, किस डेट के लिए, किस पीरियड के लिए हमने उसको कंपाइल किया है। हम डिस्क्रिप्शन देंगे हमारी जिम्मेदारियों का। हमारी क्या जिम्मेदारी थी कि भैया एंगेजमेंट जो है SRS, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज 4410 के हिसाब से होनी चाहिए, और हम बताएंगे कि भैया हमने एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई किया है। फिर हम डिस्क्रिप्शन देंगे कि एक कंपाइलेशन एंगेजमेंट होता क्या है, क्योंकि युगों युगों से लोग हमें सिर्फ एक ऑडिटर की तरह देखते आ रहे हैं, सिर्फ उनको लगता है कि भैया हमारा काम ऑडिट करना है, तो इसीलिए हम उनको बता देंगे कि एक कंपाइलेशन एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है SRS के हिसाब से। फिर हम उनको एक्सप्लेन करेंगे कि भैया ये एक कंपाइलेशन एंगेजमेंट है, अश्योरेंस नहीं दे रहे हैं, और ना ही हमें एक्यूरेसी या कंप्लीटनेस चेक करनी थी इन्फॉर्मेशन की, उनने हमें जो दिया उसके हिसाब से हमने कंपाइलेशन कर दी है, ठीक है। और हम कोई ऑडिट ओपिनियन भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ये भी हम एक्सप्लेनेशन देंगे। फिर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी स्पेशल पर्पस एफआरएफ के हिसाब से बनाई गई है, तो हम बताएंगे कि ये किस पर्पस के लिए बनाई गई है। हो सकता है कि कोई फॉरेन इन्वेस्टर हो जो इनको ग्रांट देना चाहता हो, जो इनको अक्वायर करना चाहता हो, उसको हमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपाइल करके देनी थी, तो ये सिर्फ उसके पर्पस के लिए है, उसके एफआरएफ के हिसाब से। तो हम बताएंगे कि किस पर्पस के लिए है, और हम बताएंगे कि यार ये किसी भी और पर्पस के लिए सूटेबल नहीं है।
क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पर हो सकता है कि एसेट्स को मार्केट वैल्यू पे मेजर किया जाता हो। उसने अपना एफआरएफ दिया है तो उसमें उसने 10 तरह के चेंजेस करे हो सकते हैं, तो इसीलिए ये किसी और पर्पस के लिए सूटेबल नहीं है। हम डेट डालेंगे, सिग्नेचर करेंगे, प्लेस डालेंगे कि कहाँ पर हमने रिपोर्ट दी है। फिर 3 लास्ट में टॉपिक्स हैं। एंगेजमेंट लेवल क्वालिटी कंट्रोल। SQC1 में हमने पढ़ा था कि पंडित जी की जिम्मेदारी है हर एक चीज पे क्वालिटी कंट्रोल रखना, चाहे वो ऑडिट है, चाहे वो रिव्यू है, चाहे वो SRS है, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट है, कुछ भी है, हर एक चीज पे क्वालिटी कंट्रोल रखना। तो ये वही बोल रहा है कि एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है पूरी एंगेजमेंट, कंपाइलेशन एंगेजमेंट क्वालिटी के साथ हो वो इंश्योर करने की, और हमने फर्म के क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स फॉलो किए हो वो इंश्योर करने की भी एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है। प्रैक्टिशनर्स की रिपोर्ट कह रहा है पर्पस क्या है, हम कम्युनिकेट करेंगे कि भैया कंपैरिजन एंगेजमेंट का नेचर क्या होता है, हमारी क्या जिम्मेदारियां थी, और हम बता देंगे कि भैया हमने कोई ओपिनियन नहीं दी है, इसको ओपिनियन मत समझना। वो क्या क्या चीज़ें अपनी डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड करेगा, अपनी ऑडिट फाइल में इंक्लूड करेगा, अपनी डॉक्यूमेंट फाइल में इंक्लूड करेगा, क्योंकि ऑडिट फाइल तो होगी नहीं यहाँ पे, है ना। देखा, मेरी भी जबान फिसल जा रही है टीचर जी होके, तो तुम ध्यान रखना कि तुम ऑडिटर नहीं लिख के आ रहे हो, SA नहीं लिख के आ रहे हो, ध्यान रखना इन सारी चीज़ों का कि ऑडिट एंगेजमेंट नहीं कंपाइलेशन एंगेजमेंट लिख के आ रहे हो। हम क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट करेंगे, हम डॉक्यूमेंट करेंगे कि क्या क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज हुए थे, कौन से इंपॉर्टेंट मैटर जिस पर हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा था और हमने उसको कैसे एड्रेस किया। हम बताएंगे कि भैया कैसे हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकंसाइल कर रही है, जो भी मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स दिए उसके साथ मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स दिए, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उससे बना दी, तो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकंसाइल करेगी ना इन रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट के साथ, तो ये भी वो रिकॉर्ड करके चलेगा कि भैया कैसे रिकंसाइल कर रही है। जो भी हमने कंपाइल कर दिया उसका फाइनल वर्जन और जो भी हमारी रिपोर्ट थी वो भी हम डॉक्यूमेंट अपनी फाइल में लगा लेंगे, और एक ट्रायल बैलेंस की कॉपी, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और अदर इंफॉर्मेशन, ये सब भी हम अपनी फाइल में लगा लेंगे एज डॉक्यूमेंटेशन। बात समझ में आती है? तो ये था सर आपका छोटा सा SRS 4410। कैसा लगा? आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, कोई डर दिक्कत परेशानी अब नहीं रही होगी। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो, और कौन सी वीडियो आपको चाहिए। मैं बहुत जल्दी ही आपके लिए सारी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। जो सी भी चीज़ आपको मुश्किल लगती है मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको इसके लिए ईजी बना दूँ। सेकेंडली सर, ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे सर? डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा मैडम, वहाँ से मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन में भी लिंक दे देंगे, वहाँ से भी मिल जाएंगे, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है CA विद चिराग, यहाँ से भी मिल जाएंगे। ठीक है जी, स्पेस के बिना सर्च करना, स्पेस मत देना। कोई भी डाउट दिक्कत परेशानी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9817664456। यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपकी क्वेरी का जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी, मैं मिलता तुमसे अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट मेरे नीचे छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ढेर सारा।